नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, ये आज का लेक्चर एनआईए एक्ट के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज के लेक्चर को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा शशिकांत कोचे जी, जो मेरे एक यूट्यूब चैनल के मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे वीडियो को लगातार देखते हैं। उन्होंने कमेंट करके काफी बार मेरे को बोला था कि एनआईए एक्ट के वीडियोस को पूरा कीजिए, तो उनकी रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करके तो ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो लेक्चर है ये शशिकांत कोचे जी के लिए डेडिकेट किया जाएगा। दोस्तों, ये जो एक लेक्चर है ये एनआईए एक्ट चैप्टर 3 के ऊपर है। आप मेरे एनआईए एक्ट के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर 3 के ऊपर ये वीडियो बनाया है मैंने। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो एनआईए एक इन्वेस्टिगेशन करती है उसके बारे में हम समझेंगे, उसकी पावर्स के बारे में हम जानेंगे और प्रोसीजर को समझेंगे। प्रोसीजर में मतलब कैसे कैसे ये एनआईए एक्ट कैसे अपने वो पिक्चर में आती है। कोई ऑफेंस हो गया, मान लीजिए कोई बम फट गया कहीं पे, तो एनआईए एक्ट सीधा वहां पे आके एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। तो उसका जो पिक्चर में आने का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है वो आज हम इस लेक्चर के थ्रू समझेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर नंबर 3 की पहले हम क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं कि जो ये चैप्टर 3 है ये दो भाग में मैंने डिवाइड किया है इसको। एक तो इसमें हम समझेंगे पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन की पावर को हम समझेंगे और कौन इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन कर सकता है। जैसे मैंने नीचे बताया, सेक्शन 6 और उसके साथ सेक्शन 8 और 9 को इकट्ठा पढ़ने पर यह पता चलता है कि एनआईए एक्ट के पास इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन करने की पावर है। तो उसके बाद दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जो इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन करने की पावर है। यानी स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जो आम पुलिस होती है, जैसे यूपी की पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, उसके पास भी जो इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन करने की पावर है वो भी जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं जिनके ऊपर एनआईए एक्ट ही इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो दोस्तों, इसको हम समझेंगे। सेक्शन नंबर 10 में बोला गया है, लेकिन मेनली जो इन्वेस्टिगेशन जो शेड्यूल्ड ऑफेंस होते हैं, जैसे शेड्यूल्ड ऑफेंस हमने बोला था कि जो शेड्यूल नंबर 1 में जो एक्ट्स बताए गए हैं उनके अधीन कोई भी ऑफेंस होता है उन्हें शेड्यूल्ड ऑफेंस बोलते हैं। ज्यादातर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, जैसे कोई बम फट जाता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो जाती हैं, या फिर अनलॉफुल कोई एक्टिविटीज होती हैं, या स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो जाता है, जैसे ट्रीजन हो गई, सेडिशन हो गई, या वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट हो गया। तो चैप्टर नंबर 6 ऑफ आईपीसी, तो उसके अधीन जैसे आप कोई भी ऑफेंस होता है वो शेड्यूल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए मैंने पहले लेक्चर में आपको पहले ही बता दिया कि जो मेरे ये इस एक्ट के ऊपर एनआईए एक्ट के ऊपर पहले लेक्चर हैं मैंने बनाए, उनको आप जाके देख सकते हैं। और उसमें मैंने बताया है कि जो शेड्यूल ऑफेंस आ गया, तो शेड्यूल ऑफेंस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी। लेकिन दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैसे एक ऑफेंस को वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है? कैसे वो सीधा उसका क्या कि जो अखबार में पढ़ के, मान लो वहां पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ बोधगया में, मान लीजिए बिहार में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, तो वो जब अखबार में पढ़ा तो एनआईए एक्ट के जो चीफ हैं वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि वहां पे जाके आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए? ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है। सेक्शन 6, 8 और 9 में पूरा प्रोसीजर है। 10 में स्टेट गवर्नमेंट, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा। सेक्शन 7 में ट्रांसफर की पावर बताई गई है। तो दोस्तों, एक तो ये भाग हो गया कि जो पावर है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की, वो किसके पास होगी। दूसरा, ट्रांसफर, इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसफर करने की पावर किसके पास होगी। जो ये सारे चैप्टर 3 में हम इसको समझेंगे, बड़े ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। सेक्शन 6 में ये ट्रांसफर की पावर्स के बारे में बोला गया है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एनआईए एक्ट के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई केस कैसे पहुंचता है। तो दोस्तों, सेक्शन 6 में ये बात बताई गई है कि कोई भी ऑफेंस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए एक्ट के पास कैसे पहुंचती है। तो दोस्तों, एनआईए एक्ट जो इन्वेस्टिगेशन किसी भी ऑफेंस की तभी कर सकता है इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट सो।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी दिशा निर्देश देती है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, तभी वो यो इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफेंस की कर सकती है, जो ये एजेंसी है। तो दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब डायरेक्शन देगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, वो दो तरह से दे सकती है, मतलब दो तरीके हैं उसके, वो दो वेज या प्रोसीजर हैं जिसके जरिए वो एनआईए को इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकती है। पहला तो या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रिपोर्ट करे, कोई भी ऑफेंस हो गया, मान लीजिए वो एक एफआईआर होती है किसी भी ऑफेंस की, तो एफआईआर होने के बाद पुलिस वाले, जनरल जो पुलिस होती है, स्टेट की पुलिस होती है, पंजाब की या यूपी, बिहार, हरियाणा की, कहीं की भी अगर कोई पुलिस है, उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस जो हुआ है, तो शेड्यूल्ड ऑफेंस के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो केस की एक रिपोर्ट बना के स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि एनआईए के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस ऑफेंस की, इस शेड्यूल्ड ऑफेंस की, तो एनआईए एक्ट को एनआईए एजेंसी को वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे देगी। दोस्तों इसके बारे में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 4 में ये बातें सारी लिखी गई हैं। तो दोस्तों उसके बाद दूसरा प्रोसीजर ये है कि अगर रिपोर्ट नहीं आती, सू मोटो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी डायरेक्शन दे सकती है, अपने आप से भी जो सू मोटो है वो एनआईए को ये डायरेक्शन दे सकती है। ये सेक्शन 6 के सबसेक्शन 5 में ये बात बोली गई है। मतलब 1 to 4 सबसेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, और सबसेक्शन 5 में सू मोटो ही वो डायरेक्शन दे सकती है। अब दोस्तों सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में यही बात बोली गई है कि अगर किसी ऑफेंस के होने के बाद उसकी एफआईआर होती है, एफआईआर कहां पे रजिस्टर होती है? अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड। कोड को हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कोड का मीनिंग, जो डेफिनेशन क्लॉज में कोड का मीनिंग दिया गया था, कोड का बोला गया था मीनिंग कि सीआरपीसी ही इसका मीनिंग लिया जाएगा। तो दोस्तों एफआईआर जो 154 सेक्शन ऑफ कोड यानी सीआरपीसी के अधीन अगर एफआईआर होती है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में यह डिस्क्लोज हो जाता है कि कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट हुआ है। कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस की डिस्क्लोजर हो जाती है, यानी शेड्यूल्ड ऑफेंस कोई कमिट हुआ है। तो दोस्तों जो थाना प्रभारी होते हैं, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जिन्हें हम आसान भाषा में एसएचओ भी बोल देते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो वो क्या करेंगे? वो फॉरवर्ड करेंगे रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। दोस्तों सिंपल भाषा में आपको एक बार समझा देता हूं कि जो सबसेक्शन 1 है सेक्शन 6 का, उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई ऑफेंस शेड्यूल ऑफेंस होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन, जब पहली इंफॉर्मेशन जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसकी जब पुलिस थाने में जाती है, तो अगर पुलिस थाने को ये पता चले उस इंफॉर्मेशन से कि कोई शेड्यूल ऑफेंस हुआ है, तो वो थाना प्रभारी जो होता है, जो थाने का इंचार्ज होता है, वो क्या करेगा? वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज देगा कि ये जो ऑफेंस, ये एफआईआर हुई है, इसमें ये पता चला है या फिर ये डिस्क्लोज हुआ है कि कोई शेड्यूल ऑफेंस जो है वो कमिट हो चुका है। अब सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 के बारे में समझते हैं। सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जब उसे रिपोर्ट मिल जाएगी, जो सबसेक्शन 1 में हमने बोला था कि अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर को पढ़ने के बाद ये उसे पता चलता है कि वो शेड्यूल ऑफेंस कहीं पे हुआ है, तो उसकी वो रिपोर्ट तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। तो आगे का प्रोसीजर जो है सबसेक्शन 2 में बताया गया है, उसमें बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से जो रिपोर्ट प्राप्त करेगी, तो वो रिपोर्ट वो फॉरवर्ड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। स्टेट गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनती है कि वो जो रिपोर्ट उन्होंने पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी या पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से प्राप्त की है, उसे जल्द से जल्द वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दे। दोस्तों इस जो सबसेक्शन 2 है, इसके साथ हम सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के साथ
सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर को पढ़ने के बाद उसे लगता है कि ये जो ऑफेंस है शेड्यूल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है और एनआईए को इसकी ऑफेंस की जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को जब रिपोर्ट मिलती है तो वो रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस जो पुलिस होती है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो हैंड ओवर करे सारे के सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू दी एजेंसी। सारे के सारे जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसे एजेंसी को फॉरवर्ड कर दे। तो एजेंसी का मीनिंग हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था, एजेंसी का मीनिंग है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो दोस्तों एजेंसी को वो सारे के सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट जो पुलिस है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि एजेंसी को वो हैंड ओवर कर दे। दूसरी जो जिम्मेवारी बनती है कि वो इन्वेस्टिगेशन को फर्दर कंडक्ट ना करें, आगे उसके आगे कंडक्ट ना करें। यहाँ अब सबसेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 6 के सबसेक्शन 3 में ये बोला गया है कि जो सबसेक्शन 1 में पुलिस जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजते हैं कि ये ऑफेंस में शेड्यूल ऑफेंस जो इंक्लूडेड है, वो ये ऑफेंस शेड्यूल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट सबसेक्शन 1 में जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को यो फॉरवर्ड कर देगी वो रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगी। दोस्तों जब सेंट्रल गवर्नमेंट वो रिपोर्ट को रिसीव करेगी ऑन रिसेप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको वो डिटरमाइन करेगी कि क्या ऑफेंस में शेड्यूल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है या नहीं, यानी शेड्यूल ऑफेंस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। जो शेड्यूल 1 में जो एक्ट्स बताए गए हैं, जो 8 एक्ट्स बताए गए हैं, उनमें जो ऑफेंसेस आते हैं ये ऑफेंस उस कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डिटरमाइन करना है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिटरमाइन करना है कि वो जो ऑफेंस है वेदर इट कॉन्स्टिट्यूट शेड्यूल ऑफेंस और नॉट। तो दोस्तों उसके अलावा और क्या करना है, प्लस इसके अलावा ये देखना है कि ये शेड्यूल ऑफेंस होने के बाद भी हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये निर्णय ले ले कि जो एनआईए के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये फिट केस नहीं है, चाहे वो शेड्यूल ऑफेंस है जो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, जैसे पुलिस जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है वो ही इसको इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये फिट केस नहीं है, इतने बड़े लेवल का केस नहीं है कि एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट करे। तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि वो डिटरमाइन करेगी वेदर इट इज फिट केस फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए, एनआईए के थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बिल्कुल फिट केस है। वो डिटरमाइन करने के लिए बेसिस क्या रखेगी, वेदर इट कॉन्स्टिट्यूट शेड्यूल ऑफेंस और नॉट, कि ये शेड्यूल ऑफेंस में की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता। इसको डिटरमाइन करने का जो बेसिस है वो क्या है, इंफॉर्मेशन जो स्टेट गवर्नमेंट देगी या अदरवाइज उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, उस इंफॉर्मेशन से ये पता किया जा सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो पता करे कि वेदर शेड्यूल ऑफेंस के इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। शेड्यूल ऑफेंस अगर कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भेज सकती है। तो दूसरा उसका जो ये देखना है कि जो फिट केस बनता है एनआईए के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना या कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इसकी जो बेसिस है इसको इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए जो बेसिस है वो जो है वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है। अगर उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो मतलब ग्रेव ऑफेंसेस की कैटेगरी में आ रहा है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के थ्रू करवानी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दोनों जो क्वेश्चन है इनको डिटरमिन करना है एनआईए को इन्वेस्टिगेशन सौंपने से पहले। अगर दोनों में यस आ रहा है कि वेदर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट शेड्यूल ऑफेंस, यस, वेदर इट इज फिट केस फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए, यस, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिप्यूट नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फॉर इट्स इन्वेस्टिगेशन। सबसेक्शन 4 में अगर हम देखें तो वो उसमें बोला गया है कि जो बोथ कंडीशंस हैं, दोनों जो कंडीशंस हैं कौन कौन सी,
कि ऑफेंस जो है वो शेड्यूल ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। दूसरी जो कंडीशन है कि ये फिट केस है कि एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए करने के लिए ये फिट केस है। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तब क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये डायरेक्ट करेगी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि एनआईए इस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करे। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो डायरेक्शन दे सकती है। तो सेक्शन 5 में ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सू मोटो पावर है विदाउट एनी रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किस सबसेक्शन में रिपोर्ट भेजती है? सेकंड सबसेक्शन में। सेकंड सबसेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजती है एज सून एज पॉसिबल कि जो ये ऑफेंस है इसमें शेड्यूल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस रिपोर्ट के आने के बिना उसको इसके अलावा वो सू मोटो कोई भी पावर है कि अगर उसकी नॉलेज में आता है कि कोई शेड्यूल ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करने वाला ऑफेंस कमिट हुआ है कहीं पे भी पूरे इंडिया में, तो वो सू मोटो ही डायरेक्ट कर सकती है एनआईए को कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। टू डायरेक्ट वो सू मोटो पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन थ्रू एनआईए। ठीक है, एनआईए को वो सीधे ही वो इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है विदाउट एनी रिपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज इज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 2। अब हम दोस्तों सेक्शन 7 के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 7 को सेक्शन 10 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 7 में पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करने की पावर के बारे में बात की गई है। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन से आती है, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी इस पावर को, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर को वो ट्रांसफर भी कर सकती है। दिस पावर इज विद एजेंसी, एजेंसी ही उसको ट्रांसफर कर सकती है। दो तरीके से ट्रांसफर कर सकती है दोस्तों। ये जो दो तरीके हैं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। दो तरीके, आइदर रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू एसोसिएट इटसेल्फ विद इन्वेस्टिगेशन, अपने आप को वो इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ ले, ये रिक्वेस्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। कौन? एजेंसी। एजेंसी कैन रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट कि वो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के साथ अपने आप को जोड़ ले। तो वो ऐसा क्यों करेगी? रिक्वेस्ट ऐसी क्यों करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी रिक्वेस्ट कि वो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ ले? क्योंकि इट इज हेल्पफुल। अगर उसे लगता है कि वो ऐसा करना हेल्पफुल है, एजेंसी को अगर लगता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकती है। दूसरा तरीका जो है पावर को, जो इन्वेस्टिगेशन की पावर उनको ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका ये है कि वो उसको रिक्वेस्ट करने की बजाय कि वो एसोसिएट हो जाए, वो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ ले स्टेट गवर्नमेंट, उसको ऐसा करने की बजाय सीधा ही वो ट्रांसफर कर सकती है, ट्रांसफर केस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के लिए सीधा ही केस ट्रांसफर कर सकती है, इसे एजेंसी जो है स्टेट गवर्नमेंट को वो ट्रांसफर कर सकती है। तो दोस्तों इसके लिए जो प्रोविजन है, इसके लिए एक कंडीशन है कि अगर वो ट्रांसफर करना चाहती है सीधा ही स्टेट गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल उसके लिए जरूरी है। पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद प्रायर अप्रूवल लेने के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट को सीधा केस ट्रांसफर कर सकती है कि आप ये केस हमारे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिट नहीं है, ये इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट ही इसे देखे इन्वेस्टिगेट करे। तो ऐसे में वो कर सकती है, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन, प्रायर अप्रूवल जरूरी है। दोस्तों सेक्शन 7 हमने ऐसे पढ़ लिया। उसके साथ सेक्शन जो सेक्शन 10 है उसके बारे में भी देख लें। सेक्शन 10 में ये बोला गया है कि दिस एक्ट विल नॉट अफेक्ट द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के लिए, और ये एक्ट में लिखी कोई भी बात उसकी इन पावर्स को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। दोस्तों ये बड़ी अजीब सी भाषा लिखी गई है
सारे एक्ट में प्रोसीजर बता दिया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एम्प्लॉई जो पुलिस स्टेशन में थाना प्रभारी हैं या इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के, अगर सेक्शन 6 के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर उसको पता चलता है कि वो ये ऑफेंस है, ये शेड्यूल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगी। और स्टेट गवर्नमेंट एज सून एज पॉसिबल सबसेक्शन 2 में 6 के सबसेक्शन 2 में उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि वो शेड्यूल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, दूसरा कि वो फिट केस है, वो एनआईए के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिट केस है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे देगी। तो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को वहां पे बोला गया है कि इसने जो केस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देना है ताकि वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को डायरेक्शन दे या उनको डिप्यूट करे। तो शेड्यूल स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये डायरेक्शंस हैं वहां पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट शेड्यूल ऑफेंस को करने की पावर्स हैं, ये एक्ट उनको मतलब अफेक्ट नहीं करता। तो हो सकता है कि कोई एक्ट हो, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी गई हो कि वो उनके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट कर सकते हैं किसी शेड्यूल ऑफेंस को। तो अगर ऐसा कोई एक्ट है या कोई और प्रोविजन है, अभी तो मेरे दिमाग में या मेरे को नहीं पता, अगर पता लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो हो सकता उसके लिए ये बोला गया कि इस एक्ट का कोई भी भाग, कोई भी विचार, कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड उसकी स्टेट गवर्नमेंट की उन पावर्स को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने की पावर्स को अफेक्ट नहीं करता। अदरवाइज अगर कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर दी गई है तो शेड्यूल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, तो ये लिखने का मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों लिखा गया, लेजिस्लेशन की क्या इंटेंशन है इस क्लॉज को, सेक्शन 10 को इसमें डालने की। तो दोस्तों इसके अलावा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। मैं एक बार फिर शशिकांत कोचे जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लेक्चर देखे और मेरी वीडियो को आपने सराहा और आप बड़े ही मन लगा के इन लेक्चर्स की वेट कर रहे थे कि मैं इनके आगे वाले पार्ट्स बनाऊं। मैं आपको तहे दिल से आपको धन्यवाद बोलता हूं और सारे ही मेरे व्यूअर्स को मैं ये बोलता हूं कि मेरे लेक्चर को अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। तो दोस्तों इसके अलावा जैसे शशिकांत कोचे जी ने बार बार जो कमेंट किए कि को आगे का लेक्चर चाहिए और मेरे को रिक्वेस्ट की कि आगे लेक्चर मैं बना के दूं, तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ संवाद किया करें। आप कमेंट करके मेरे को अपने विचार बताया करें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और अगर आपको किसी और एक्ट के ऊपर या किसी प्रोविजन के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।